Students, how are you? I think you all are fine and safe. Today we are again live now with a new topic, the making of scientist. A new chapter, chapter number 6 from your supplementary reader 10th class, which is written by Robert W. Peterson. Today we will discuss of this chapter Richard Bright. A good name, you know. Richard Bright, who belonged to the theory of butterflies. Today we will discuss about this lesson. Okay. In this chapter, the writer gives a detailed account of Richard Bright as a young scientist. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि उन्होंने जो एक डिटेल्ड अकाउंट दिया किसके, रिचार्ड ब्राइट का, जब वो एक छोटे साइंटिस्ट, जब वो छोटे थे, ठीक है, या युवा हम कह सकते हैं. He says that Bright had the curiosity of a scientist even when he was a little child. अब देखिएगा, हम किसी चीज़ से बिलोंग करते हैं, किसी के अंदर कोई किसी तरह की एबिलिटी होती है, किसी के अंदर कोई, तो वो स्टार्टिंग से ही दिखाई दे देती है कि उसके अंदर किसी चीज़ का गुण होता है, कोई किस चीज़ को फील करता है, कोई किस तरह से, तो वो चीज़ अलग से होती है. तो इनके अंदर भी एक गुण था कि ये साइंटिस्ट के गुण बचपन से इनके अंदर थे. ये क्या किया करते थे? ही यूज टू कलेक्ट बटरफ्लाइज. ये तितलियाँ इकट्ठे करते थे. रॉक्स, जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, टूटी फूटी चट्टानें होती हैं. फॉसिल्स, जो छोटे छोटे हथियार होते हैं जैसे फॉसिल्स, जीवाश्म वगैरह. एंड कॉइन्स, और सिक्के, जो पुराने सिक्के होते थे जो यूज़फुल नहीं होते थे, जिनको यूज़ नहीं किया जाता था, उनको कलेक्ट किया करते थे. कब? जब वो बहुत ही छोटे थे. किंडरगार्टन तो तब होते हैं जब बच्चे बालवाड़ी में जाना शुरू करते हैं, तो तब से इनके अंदर ये क्यूरियोसिटी थी कुछ ऐसी चीज़ों को इकट्ठा करने की. ही वॉज एन ईगर स्टार गेजर ऑल्सो. एक तो वो बहुत ज़्यादा इच्छुक भी थे, क्या है कि तारों को मतलब घूरना, देखना, लगातार उनको देखते रहना, ये भी इनके अंदर इच्छा थी. बट हिज चीफ इंटरेस्ट बिगिन व्हेन बटरफ्लाइज विद बटरफ्लाइज. तो उनकी जो इच्छा थी अब वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई. सबसे मेन चीज़ क्या थी? चीफ इंटरेस्ट, जो मुख्य जो उनकी रुचि थी वो बटरफ्लाइज के साथ जुड़ गई. अब वो चीज़ों में और तो इन्वॉल्व थे, लेकिन बटरफ्लाइज के ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए और उन्होंने उसी के ऊपर ज़्यादा मतलब अपना फोकस किया. ही वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स. हिज फादर वॉज डाइड वैन रिचर्ड वॉज ओनली इन थर्ड ग्रेड. जब वो तीसरी कक्षा में थे तब उनके फादर की डेथ हो जाती है और वो अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान थी. अब वो और उनकी मदर रह गई है. अब देखो, कहते हैं ना कि किसी भी सक्सेसफुल इंसान के साथ कोई ना कोई जुड़ा होता है. हो सकती है उसकी मदर जुड़ी, फादर जुड़ा हो, या फिर उसकी वाइफ, उसकी बेटी, तो कोई ना कोई सक्सेसफुल इंसान के साथ कुछ किसी न किसी चीज़ का जुड़ा होना ज़रूरी है, या फिर वो उससे इंस्पायर होता है. तो इसी तरीके से रिचर्ड के जीवन में जो है, फादर का तो संग था नहीं, उसकी जो मदर थी उसने बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वेशन उनकी ज़िंदगी में किया. उनकी लाइफ में बड़े अच्छे से उनको मेंटेन किया, उनको हर उस चीज़ से बचाया कि ताकि वो बुरे संगत में ना पड़े. ठीक है. बट रिचर्ड गॉट ऑल सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट फ्रॉम हिज मदर. अपनी माँ से उसने सब कुछ सीखा ड्यूरिंग हिज स्कूल एज वेल एज कॉलेज डेज. जैसे स्कूल के दिनों में ऐसे ही कॉलेज के दिनों में. ही डिड मैनी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट फॉर विच ही वॉज अवार्डेड प्राइजेस. अब देखिएगा, हम जब किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि वो हमेशा सक्सेसफुल हो. ठीक है. तो ऐसे ही रिचर्ड ब्राइट ने अपने जो जीवन है वो स्टार्ट किया था. ठीक है. अब उसने जो अपनी स्टार्टिंग की, तो जब वो साइंस में इनकी रुचि थी स्टार्टिंग से ही. ठीक है. तो क्या होता है, जब वो 7th स्टैंडर्ड में होते हैं, ठीक है, 7th स्टैंडर्ड में होती है, तो उनके स्कूल में जो सेमिनार होता है तो वो भी सेमिनार में हिस्सा लेते हैं, पार्ट कर लेते हैं. तो उन्होंने सभी बच्चों ने अपना अपना एक वर्किंग प्रोजेक्ट बनाना था. तो यहाँ पर रिचर्ड ब्राइट 7th क्लास में उन्होंने उस सेमिनार में जो हिस्सा लिया, तो एक माइक्रोस्कोपिक इवेंट बनाई कि वो सिर्फ फ्रॉग की जो सेल्स को दिखाना चाह रहे थे, किससे? माइक्रोस्कोप से. बस एक सिंपल से उसने ये टॉपिक तैयार किया. ठीक है. तो देखता है कि अदर बच्चों ने जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, तो उसका जो वर्क था, उसका जो प्रोजेक्ट था, उनसे बहुत ही लो क्वालिटी का था. इसलिए उसने कोशिश की कि मैं और आगे अच्छे से बनाऊँ. ठीक है. तो ये उसकी फर्स्ट जो है, आप कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं. ठीक है. अब धीरे धीरे क्या होता है, वो उस चीज़ की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन जब आगे चल के क्या होता है, उसकी माँ उसको एक बुक ला के देती है जिसका नाम है द ट्रैवल ऑफ मोनार्क.
एक्स, ये बुक उसको ला के देती है। अब मोनार्क एक तितली की प्रजाति है, ठीक है, तो वो क्या करती है, किस तरह से माइग्रेट करती है। अब हम देखो, जो आप सभी जानते हैं, एक बटरफ्लाई होती है, उसकी 4 जो स्टेजेस होती है। सबसे पहले एग होता है, ठीक है, उसके बाद लार्वा, उसके बाद फिर प्यूपा, और फिर जो है एडल्ट बनती है, ठीक है। ये 4 स्टेजेस से गुजर के जब जो है एक जो बटरफ्लाई की जो है ये लाइफ साइकिल है, सबसे पहले एग होता है, फिर लार्वा, फिर प्यूपा और फिर एडल्ट। तो यहाँ पे जो जब इसने ये बुक पढ़ी रिचार्ड ब्राइट ने, तो रिचार्ड ब्राइट ने ये बुक पढ़ने के बाद क्या होता है कि इनको थोड़ा इंस्पिरेशन मिलती है। यहाँ पर उसको एक टर्निंग पॉइंट मिलता है अपनी लाइफ में दोबारा से। फर्स्ट टाइम तो यहाँ से मिलता है कि मुझे बहुत अच्छा करना चाहिए था। सेकंड टाइम इसको फिर अपना एक गोल मिल जाता है, कहते हैं ना किसी को फिर गोल मिल जाता है, कि इसको गोल मिला कि उसने अपना जो मतलब अपनी जो थ्योरी है वो किस पर लेनी है, बटरफ्लाइज पर। साइंटिस्ट तो थे लेकिन इन्होंने अपनी जो है थ्योरी बटरफ्लाइज पर ही मतलब गोल कर दी। इसने अपना सोचा कि मैं बटरफ्लाइज को ही समझूंगा, ही उसी के बारे में थ्योरी जो दूंगा। तो यहाँ पर जो है उसको कुछ जब डाउट्स लगा तो वहाँ पर एक डॉक्टर फ्रेडरिक थे जो टोरंटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, ठीक है। वो भी बटरफ्लाइज के मतलब बहुत थ्योरेटिकल जानकार थे उनके। तो उनकी मदर ने अपने बेटे की हेल्प करने के लिए डॉक्टर फ्रेडरिक को लेटर लिखती हैं कि वो मेरे बेटे की थोड़ी हेल्प कराएं या फिर उनको कैसे भी समझाएं अगर उनको कुछ दिक्कत होती है। तो यहाँ पर जो फिर वो अपने उस काम में लग जाती हैं, ठीक है। ये तो हुआ उनका एक टर्निंग पॉइंट। तो अब आप कह सकते हैं कि एक मदर ने उनकी काफ़ी हेल्प की है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आगे जो इवेंट क्या हुई थी। मोस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट वर ऑन बटरफ्लाइज। अब देखिए उनके सारे एक्सपेरिमेंट बटरफ्लाइज थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स पढ़ने के बाद जो उनका एक टर्निंग पॉइंट आ गया, और फिर उन्होंने जितने भी एक्सरसाइज, क्योंकि बचपन से ही उनको क्या था, बटरफ्लाइज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और धीरे धीरे ये इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, ठीक है। और बुक पढ़ने के बाद तो इनको एक गोल मिल गया। तो अब उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर डाले, किस पर, बटरफ्लाइज पर। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद इंसान बहुत कुछ सीख जाता है, उसको किस तरह से उसकी थ्योरेटिकल है, उसकी स्ट्रक्चर, उसका सब कुछ समझ आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब उसको समझ में आ जाता है कि एक्सपेरिमेंट करने से ही मेड अ नंबर ऑफ डिस्कवरीज, फिर डिस्कवरी की, ठीक है। ऐसा अब डिस्कवरी के बारे में आपको बताती हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे तो हल्का सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब ये अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कर रखा था इसने, तो इसने क्या किया, ये बुक पढ़ने के बाद इसने उन जो तितलियों को वो रियरिंग करना शुरू कर दिया। इन्होंने अपने घर के एक बेसमेंट में एक जगह बनाई जहाँ पर ये मोनार्क तितलियों को पालना शुरू कर दिया इसने काफ़ी मात्रा में, और कई सालों तक 4-5 ईयर्स तक इसने जो है वहाँ पे जो है तितलियाँ पाली। और उनका क्या किया, उनको उनकी हर एज के वहाँ पर जो उसकी हर एज के जो तितली यानी बटरफ्लाई वहाँ होती थी, एग से लेकर एडल्ट तक। अब एडल्ट होने के बाद वो क्या करता था, उसकी जो तितली होती थी तो उसकी जो पंखों पर स्पॉट करके यानी उस पर स्पॉट कर देता था या मार्क लगा देता था या टैग कर देता था। टैग करने के बाद उसको ये होता था कि इस जो ये बटरफ्लाई है इसको टोरंटो यूनिवर्सिटी में भेजा जाए ताकि जो है इसके ऊपर शोध किया जा सके। और इन्होंने सभी को बता दिया था कि अगर किसी को टैग की हुई अगर तितली मिल जाती है तो वो कोशिश करे कि टोरंटो यूनिवर्सिटी के डॉक्टर फ्रेडरिक के पास उसको भेज दे। तो ये ऐसा क्रिया जो है 4 to 5 ईयर्स चली, मतलब 4 से 5 सालों तक ये चला। लेकिन ये काम उसको बोरिंग लगा। क्यों? क्योंकि जब लास्ट में जो रिजल्ट निकलता है कि सिर्फ 2 तितलियां हैं जो वो वापस मिल जाती हैं, बाकी तितलियां जो हैं वो मिलती नहीं हैं, और इससे उस काम को उसको ठीक नहीं लगता तो इसको वो छोड़ देता है और फिर सभी जितने भी बटरफ्लाइज हैं उनको फ्री कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे हम थ्योरी के अंदर जाते हैं कि उन्होंने बहुत सारी थ्योरी की, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें आती है कि यहाँ पर जो तितली एग से लेकर लार्वा तक जाती है और लार्वा से प्यूपा के अंदर जाती है, तो थर्ड स्टेज पर आकर जो बटरफ्लाई की जो ये पंख होते हैं इनके ऊपर गोल्ड स्पॉट्स यानी टेनी गोल्ड स्पॉट्स बन जाते हैं। अभी गोल्ड स्पॉट्स जब बनते हैं तितली की पंख पर तो ये इन्होंने सोचा ये क्या होता है, ये तो हार्मोनिकल चेंज है कि ये इसको खाना देने का काम करती है, तो वो फिर एडल्ट होने के बाद वो गायब हो जाती हैं। ये सभी एक मोनार्क तितली नहीं होती है, सभी जितनी भी बटरफ्लाइज होती हैं सभी का एक ही
स्ट्रक्चर होता है, तो इसी के अनुरूप उन्होंने ये थ्योरी हमें दी थी। क्लियर? तो अब हम जब उन्होंने ये इतने सारे जो एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरी की, तो एट द एज ऑफ 22 जब वो 22 साल की हो गई, तो इस एक्साइटेड द वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क, कि एक सेल कैसे काम करती है। उसने ये एक्साइटमेंट दिया लोगों को कि एक सेल जो है कैसे वर्क करती है। एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट, उसका जो कॉलेज रूममेट था उसका नाम था जेम्स वांग, एक्सप्लेन हिज थ्योरी इन द article that was published in an important scientific journal named Proceeding of National Academy of Science। तो उनका एक जो है आर्टिकल छप के आया, क्योंकि देखो अब किसी की जो एक फेमस जो आप कह सकते हैं न्यूज़पेपर हो या फिर कोई मैगज़ीन हो, तो वो बहुत एक अपने आप में एक बहुत अपनी अचीवमेंट होती है। तो प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही फेमस जो मैगज़ीन थी, तो उसमें उनका जो आर्टिकल छप के आया कि उन्होंने एक आर्टिकल दिया कि सेल का वर्क कैसे, सेल कैसे काम करती है, ये वाला। तो ये किसने दिया? उसके एक दोस्त साइंटिस्ट हैं, उनका नाम था जेम्स वॉन्ग और रिचर्ड अब्राइट। इन दोनों ने की मेहनत से इनको पता लगा कि ये ऐसे काम करता है, तो ये एक आर्टिकल छपा था। It was the first time when such an important journal had ever published the work of students। ये सबसे पहली उपलब्धि थी, जितने उसमें स्टूडेंट लाइफ में उन्होंने अचीवमेंट की, ये सबसे फर्स्ट जो अचीवमेंट उनकी थी। इट वॉज अ बिग ऑनर फॉर ब्राइट एंड हिज साइंटिफिक फ्रेंड, और ये उनके एक साइंटिस्ट फ्रेंड के लिए बहुत ही एक हम कह सकते हैं बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ठीक है, तो इसमें देखिएगा हम कह सकते हैं कि रिचर्ड अब्राइट ने बहुत सारी जो है हमें थ्योरीज दी हैं बटरफ्लाइज के ऊपर, किस तरह से जो सेल काम करती है। अगर एग से निकल के प्यूपा तक जब बटरफ्लाइज की स्टेज जाती है और प्यूपा से लेकर लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से एडल्ट तक जाती है, तो उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस हो जाती हैं, गॉड स्पॉट्स हैं वो खुद शुरू हो जाते हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, और किस तरह से वर्क में सेल काम करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें किसने दी हैं? रिचर्ड अब्राइट ने। रिचर्ड अब्राइट ने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर हमें ये सारी डिस्कवरी दी हैं, जिनके साथ हमें बहुत सारी हेल्प मिलती है। क्लियर स्टूडेंट्स? और इन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत करके अपने जीवन को संवारा है। So I have explained the introduction of this chapter and you will understand this chapter. Okay, thank you.